हेलो प्रियल जी, वेलकम टू स्टोरीज ऑफ इंडिया। और आज मैं आपके साथ आपकी जर्नी पे चलने वाली हूँ और आपके बारे में जानने वाली हूँ। और दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट जो कि किसी ऐसे बंदे के साथ हो रहे हैं जिसे छत्तीसगढ़ी बहुत अच्छे से आती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सबसे पहले कि आप बचपन में कैसे थे। बचपन से मैं अभी आपको क्या मेरा नेचर कैसा लगता है? भाई जितना मैंने आपको जाना, मुझे आप बहुत चंचल टाइप के लग रहे हो, जो होना चाहिए। आज की डेट में ऐसी लड़कियां नहीं है, कम है। तो मैं बचपन से बहुत चंचल टाइप की थी। बहुत मस्ती मजाक करना और बचपन से नकल मारने की बहुत आदत थी, सबकी नकल मारते रहना, तो वो सब था। लेकिन एक थोड़ा सा मैं थोड़ी डरपोक टाइप की भी थी। लाइक छत्तीसगढ़ी में एक वर्ड होता है जोजवी। तो जोजवी टाइप भी थी मैं थोड़ी सी। तो घर वाले थोड़ा चिंता करते थे कि ये बड़ी होके क्या बनेगी, क्या करेगी। लेकिन चंचल नेचर बचपन से रहा है मेरा। बहुत हंसी मजाक करना, बहुत ज्यादा बोलना। अच्छा, तो फिर आपने कब डिसाइड किया, मतलब आपको बचपन से क्या था कि मैं, जैसा रहता है ना, मैं बड़ी होके ये बनूंगी, ये करूंगी, तो उस बारे में आपने क्या सोचा था? मतलब ऐसे स्पेसिफिकली ना क्लास 9th तक नहीं सोचा था। ऐसे ही कुछ भी सोच लेती थी वाला था। लेकिन एकदम से लगा कि यही बनना है, तो वो क्लास 9th में आके समझ में आया कि मेरा अट्रैक्शन जो है वो आवाजों की तरफ बहुत है। सो वॉइस इंडस्ट्री में जाना, सबसे पहले आरजे बनने का मैंने सोचा। विविध भारती बहुत सुनती थी मैं, उसके बहुत अच्छा लगता था आवाजें सुनना कि कितने अच्छे से बोलते हैं। तो ये मैंने एकदम ठान लिया था कि मेरे को यही करना है। और बस जिस चीज को लेके आप सोचते हैं, जिस चीज को लेके आप आगे बढ़ते हैं, तो बस आप रास्ते खोजना स्टार्ट कर देते हैं खुद से। तो वो करते 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 फिर 2014-15 में फिर मैं फाइनली आरजे बन पाई और चल रहा है सब। ओके, तो जैसे आजकल के बच्चे हैं यूट्यूब में यूट्यूबर बनना चाहते हैं, जैसे मेरा बेटा है, उसका यही कहना है मैं बड़े होकर यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। तो उस तरह का आपका था बचपन में, मतलब एक्टिंग करते थे आप सुनने के बाद कभी मिरर में देख के? यूट्यूब तो उस समय नहीं हुआ करता था, लेकिन एक्टिंग का नहीं, लेकिन हाँ एक ना वो मेरे अंदर था कि मेरा एक नाम होना चाहिए। लोग ऐसे नॉर्मली बात मत करें मेरे बारे में कि ये प्रियल मिश्रा है। लोग जब मेरा नाम ले तो उनको लगना चाहिए कि भाई ये तो प्रियल है। तो वो बचपन से मेरे अंदर था कि थोड़ा बहुत ऐसा कुछ करना है कि लोग अलग से जाने। और सच में मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ा काम करती है। मेरे को बचपन में पता नहीं था ये सब होता क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं मैनिफेस्ट कर ही रही थी कि मुझे करना है, यहाँ तक पहुंचना है। तो वो चीज आप सोचोगे और वैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो वो चीज जरूर फिर मिलती है। तो एक था कि मेरा नाम हो, कोई जाने, जितना भी है, बट अच्छा लगता है, ये लोग जानते हैं, प्यार देते हैं। तो वो चीज थी बचपन से। फिर आपने जब ज्वाइन किया आरजे, एज अ आरजे, तो आपका जो फर्स्ट एवर शो रहा होगा, वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? देखिए, आरजेइंग के लिए स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है। अभी की जनरेशन है, उनको ऐसा लगता है कि आरजे बनना एक नेम फेम के लिए अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल होता है उससे थोड़ा सा बचते हैं। उनको आते ही ये जानना होता है कि सैलरी कब से स्टार्ट होगी, मेरे को शो कब मिलेगा। लेकिन शो मिलने में भी काफी टाइम लग जाता है, पहले आपको ट्रेंड होना है, काफी टाइम लग जाता है। तो मुझे भी इंडस्ट्री में आने के बाद भी 3 से 4 साल लग गए थे ऑन एयर आने में। इनफैक्ट एज आरजे अपॉइंट होने के बाद भी मुझे 1 साल लग गया था मेरा शो मिलने में। इस बीच डेली की ट्रेनिंग्स रहती थी कि इतने शोज बनाने हैं, तो वो थोड़ा टफ भी होता था स्टार्टिंग में। फिर पहला शो छत्तीसगढ़ी ही था मेरा पहला शो। एक गवर्नमेंट का ही शो था, एक प्रमोशनल शो था, वीकली था, वीक में एक बार। तो एक वो शो पहला रहा। उसके बाद मतलब वो कुछ ही हफ्ते का था, वीकली एक बार। फिर उसके बाद सेल न्यूमरोलॉजिस्ट शो एक आता था, एस्ट्रोलॉजी शो। वो मैं जब छोटी थी तो अपनी फैमिली के साथ सुना करती थी। फिर एक दिन मैं खुद इस शो की होस्ट बन गई। तो ये एक बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि कभी मैं दूसरे का शो अपनी फैमिली के साथ सुनती थी, अपनी फैमिली के साथ मैं अपना ही शो सुन रही हूँ इसकी होस्ट बन के। तो मेरा पहला शो था द सेल न्यूमरोलॉजिस्ट शो। वो भी एक वीकली शो था। फिर वो कुछ मंथ करने के बाद फिर मेरा रेगुलर शो स्टार्ट हुआ, इवनिंग शो, जो मैं शुरू से चाहती थी कि मुझे एक इवनिंग शो मिले सबसे पहले। तो ये एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था, इमोशनल था और बेहतरीन था। वाला क्या था, मतलब जो लाइक आप लोग तो लाइव होते हैं ना अपने शो में,
तो उस टाइम पे क्या नर्वसनेस थी या एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा था? मतलब फर्स्ट टाइम था तो क्या लग रहा था? एक्साइटमेंट भी थी और नर्वसनेस तो ये था। नर्वसनेस ऐसा नहीं था कि मुझे माइक पे बोलना है, क्योंकि प्रैक्टिस काफी दिनों से चलती है, उसके बाद फिर ये चीज आती है फाइनली। एक ये था कि मैं अच्छे से डिलीवर कर पा रही हूँ ना कि नहीं। स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि सबको लगता है कि जो आरजे होता है ना वो बहुत बना के बात करता है, बट ऐसा नहीं है। आरजे नेचुरल बात करते हैं, बस ये है कि हमको अपना एटीट्यूड थोड़ा सा प्रोफेशनल रखना होता है, कैसे भी बात नहीं कर सकते। तो एक वो नर्वसनेस जरूर होती थी कि मैं नेचुरल साउंड कर रही हूँ कि नहीं। डेफिनेटली मैं उस समय अपने आप को अगर सुनूंगी, मेरे पहले शो भी रिकॉर्डेड रखे हैं मेरे पास, उस समय का अगर मैं शो सुनूंगी तो वो बहुत हंसी आती है, ये मैं कैसे बात कर रही हूँ यार, ऐसे बना के कौन बात करता है। और अभी का शो बहुत नेचुरल साउंड करता है, तो एक वो फर्क होता है और एक वही एक नर्वसनेस होती है कि मैं सही साउंड कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। आप बेसिकली रायपुर से हैं? जी, बेसिकली रायपुर से। मेरा होम टाउन खरोरा है, तो वो दोनों तो एक ही होता है हमारे लिए, है ही कितना दूर। तो रायपुर में भी रहना होता है, खरोरा में भी रहना होता है। ओके, तो रायपुर ने आपको एज अ कैरियर क्या गिफ्ट दिया है? रायपुर ने मेरे को मेरा करियर, मेरी पहचान, मेरा नाम, सब कुछ गिफ्ट किया है रायपुर ने। कर्म भूमि है वो। सो जब मैं खरोरा से रायपुर शिफ्ट, हम लोग नए हुए थे हमारी फैमिली, तो बस इतना पता था आरजे बनना है, लेकिन बढ़ना कैसे है उस दिशा में ये बिल्कुल नहीं पता था। रायपुर आने के बाद मेरे जो फैमिली वाले हैं, मेरे भैया हैं, सारे कंसर्न थे कि इसको ये चीज करनी है तो इसकी हेल्प कैसे करें। तो उन्होंने एक आरजे थी, उनसे कांटेक्ट किया, फिर मेरी बहन को शौक है, उनसे मिलवाया। फिर उसके बाद फिर मैं उनसे मिली, फिर इंटर्नशिप ज्वाइन की मैंने, फिर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। ओके, जब हम आप आरजे जब माइक में होते हैं तो इसके पहले का शो कैसे प्रिपेयर करते हैं? लाइक आप लोगों का उसका कुछ रिचुअल रहता होगा, कोई पैटर्न होता होगा, वो क्या रहता है? देखिए, बेसिकली सारे आरजेस का जो शो होता है वो 3 घंटे का होता है, 4 घंटे का होता है, ठीक है। तो उस पर आवर में हमें 4 बार बोलना होता है, ठीक है। कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जिसमें 5 बार भी बोल सकते हैं, कुछ स्टेशन में 3 बार भी होता है। तो ऐसे स्लॉट्स होते हैं पर आवर के, 15 मिनट में, 10 मिनट में। तो उसका एक टोटल शो का एक फ्लो बनाना होता है कि मैं फर्स्ट आवर में, आपने अक्सर देखा होगा कि आज कोई मॉर्निंग आवर वो बता रहा है कि अब बताते हैं हम राशिफल के बारे में बात करेंगे। तो उसके शो का एक सेगमेंट है कि फर्स्ट आवर के तीसरे नंबर के लिंक में वो राशिफल के बारे में बात करेगा। तो ऐसे एक शो डिजाइन करना होता है कि मैं फर्स्ट आवर में इस बारे में बात करूंगी, सेकंड आवर में आज मैं बात करने वाली हूँ हेल्थ के बारे में, थर्ड आवर में मैं जो सिटी में जो भी चल रहा है दिस दैट उस बारे में बात करूंगी, जो लास्ट आवर है मैं उसमें बॉलीवुड की बात करूंगी, एंड नेक्स्ट जो आने वाली चीजें उस बारे में बात करूंगी, या फिर कोई मैं क्विज खिलाऊंगी पब्लिक इंटरेक्शन के लिए। तो शो पूरा डिजाइन होता है और उसी हिसाब से फिर हमें अपना शो प्रिपेयर करना होता है। या फिर आप लोगों को प्रिपेयर मिलता है? देखिए, खुद भी करना होता है समटाइम्स, और समटाइम्स हमारे पास शो प्रोड्यूसर्स भी होते हैं। शो प्रोड्यूसर्स उनको कहते हैं जो शो बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो मोस्टली आरजेस खुद प्रिपेयर करते हैं, और जो बहुत सारे जैसे कि मेट्रो सिटीज है, रायपुर में भी है ये चीजें, आपको शो प्रोड्यूसर भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपकी शोज बनाने में हेल्प करते हैं। लेकिन मोस्टली आरजे का ही उसमें दिमाग होना चाहिए, तभी हम पूरा डूब पाते हैं उस शो में कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हमको प्रॉपर पता होता है कि हम किस, जैसे मेरे साथ भी है कि मेरी टीम कितना भी क्वेश्चन बना के दे दे, जब तक मैं नहीं उसको खुद से कर लेती हूँ मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। रिव्यू करना बहुत जरूरी है। आपके साथ ऑन एयर कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको याद हो? मतलब वो वाला होता है ऐसा, वो जैसे हम मुन्ना भाई MBBS में देखते थे ना, उसमें ही थी वो आरजे वाला जो जोन था। तो क्या वो वैसा होता है सच में कि हम ऑन एयर जाते हैं तो हमें लाइव कॉल्स आ रहे होते हैं? तो वैसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ? एक्सपीरियंसेस बहुत सारे रहे हैं, एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन हाँ, ऑन एयर लोग जैसे कि लाइव में कॉल करते हैं, तो लाइव में कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि मैडम मैं आपको वहाँ पर इंस्टाग्राम में मैसेज किया था, आप मैडम पढ़े नहीं। तो एक ऐसे टाइप के भी कॉल्स आते हैं। कुछ जो होते हैं लाइक कॉलर्स तो सारे अच्छे ही होते हैं, लेकिन कुछ कॉलर्स ऐसे होते हैं जिनको ना बहुत भोले भाले होते हैं, वो उनको पता नहीं मैम आप एक गाना गा के सुना सकती है क्या। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फोन नंबर मांगना स्टार्ट कर देते हैं।
तो ऐसे एक्सपीरियंस होते रहते हैं। इसके लिए फिर आप लोग कट करते हैं या क्या करते हैं? उनको हम लोग प्यार से समझाते हैं कि देखिए वो हम शेयर नहीं कर सकते, आपको कुछ भी बात करनी है तो आप हमारे स्टूडियो का जो नंबर है आप उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि आप तो लाइव रहते हैं ना, तो लाइव होते हैं कर हम। भी सकते हैं उसमें। समटाइम्स ऐसा ऑप्शन भी होता है कि हम एडिट कर सकते हैं। कुछ कॉल्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें इंटरव्यूज लेने हैं या कुछ, तो उसको हम लोग थोड़ी देर पहले कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ लाइव होता है, कुछ हम थोड़ी देर पहले भी कर लेते हैं। ओके। तो दोनों ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। आपकी आवाज इतनी अच्छी है, आप गाना वगैरह भी गाते थे? हाँ, मैं गाना गाती हूँ, पसंद है मुझे गाना गाना। स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम से सिंगिंग में रहे हो आप? हाँ, स्कूल टाइम में भी गाना गाती थी, फर्स्ट सेकंड आ जाती थी कभी कभी, अभी भी गाने गाती हूँ। ओके। फिर आपने आरजे होने के बाद आपने वॉइस ओवर का सोचा, वो वाली जर्नी आपकी? एक्चुअली ऐसा है कि हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर जाते तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमें देखनी चाहिए। जब हम इंटर्नशिप में जाते हैं, अगर आप रेडियो पे जा रहे हैं, अगर आप किसी न्यूज पे जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक फोकस नहीं होना चाहिए, आप सारी चीजें सीख लेते हैं। तो अगर आप एक रेडियो स्टेशन पे जा रहे हैं तो आपको कितनी चीजें सीखने को मिल जाती है। डेफिनेटली वहाँ पर हमें वॉइस ओवर्स करने होते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, जैसे आपने सुना होगा कि तेली बाधा रायपुर ऐसा हम बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली वॉइस ओवर की ट्रेनिंग तो हो जाती है। तो ऐसा करते करते अगर हम सिर्फ वहीं तक सीमित ना रहना चाहें तो हम एक बहुत अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाते हैं। तो ये मैंने किया। मैं जो मेरे इंटर्न्स होते थे या मुझसे कोई जो पूछता है, मैं उनको यही बोलती हूँ कि तुम किसी भी रेडियो स्टेशन जा रहे हो, आरजे बनने का सपना ठीक है, मेरा भी तो सबका होता है। आप सिर्फ ये मत देखो कि मेरे को आरजे बनना है, आप वहां जाके कॉपी राइटर बन सकते हो, आप स्क्रिप्ट लिखना सीख जाते हो, आपको कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट सीख जाते हो, आप म्यूजिक जो साउंड इंजीनियरिंग कहते हैं वो भी आप वहाँ पे सीख जाते हो, वॉइस ओवर्स करना सीख जाते हो, इवेंट मैनेजमेंट सीख जाते हो। तो सब जगह हमारे जो आंख कान है वो खुले रहना चाहिए। एग्जैक्टली। जी। तो आप कभी ऐसा नहीं सोचते कि गाना वगैरह रिकॉर्ड करो? ऐसे तो आप न्यूज में हो। मैं गाने रिकॉर्ड करती हूँ। रिसेंटली एक गाना मैंने रिकॉर्ड किया है पुराना, जो हमारा एक फोक सॉन्ग है, बहुत जल्दी मैं इंस्टाग्राम पे रील के तौर पे रिलीज करने वाली हूँ। तो गाने वगैरह का शौक है और मैं आगे और भी गाने रिकॉर्ड करूंगी। ओके, तो फिर लिखते भी आप ही हो? लिखने की कोशिश रहती है, बट आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि मैं इतनी अच्छी ट्रेंड हूँ। लिखने का शौक है, जो हमारे फील्ड में होता है उनको लिखना तो आता ही है, और जो हमारे फील्ड में है उसको थोड़ा बहुत गाना भी आता है, ये तो तय होता है, ये तयशुदा चीज है। तो लिखने का शौक है, बट हाँ गाने मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ इसमें गाने लिखने में। कोशिश कर सकती हूँ। ओके। आज की डेट में जैसे पॉडकास्ट काफी चल रहा है, राइट? तो पॉडकास्ट में और एक जो रेडियो वाला प्लेटफॉर्म है, तो आपको इसमें कोई सिमिलैरिटीज लगती हैं? सिमिलैरिटी बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं और बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। रेडियो पे अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, तो टाइम लिमिट्स होते हैं उसमें, कि लाइक विविध भारती में अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे ना, तो वो नॉन स्टॉप चलता है बिना म्यूजिक के। वो एक अलग सादगी है, उसमें एक अलग मजा है। लाइक एक आधे घंटे का शो है या फिर एक 15 मिनट का पॉडकास्ट तो नहीं, इंटरव्यू कहते हैं उसमें, तो वो कंटिन्यू चलेगा। अब आप प्राइवेट एफएम्स में सुनेंगी तो उसमें हमारा टाइम स्लॉट होता है, 1 मिनट या 1.5 मिनट का ही स्लॉट होता है, उससे तो बातें नहीं कर सकते हैं क्योंकि सॉन्ग्स चलने होते हैं और लिमिट्स होती है। हर चीज का एक टाइम डिसाइड होता है, गानों का, एडवर्टीजमेंट का और आरजे के बोलने का। तो अगर रेडियो के इंटरव्यूज हैं तो वो ब्रेक ब्रेक करके रहेंगे, तो उसमें ये फर्क है। और आप वीडियो पॉडकास्ट कर रहे हैं तो उसमें तो आप अनलिमिटेड बात कर रहे हो कितना, और जनता देखेगी उसको। अगर 2 घंटे का भी पॉडकास्ट है और जनता इंटरेस्टेड है, वो उसको भी देखेगी। तो ये है कि टाइम लिमिट का बड़ा फर्क होता है, बाकी ऐसा कुछ उतना फर्क नहीं होता। ट्रू। जैसे आप जिस फील्ड में हैं, इसके लिए स्पेसिफिकली कोई एजुकेशन चाहिए होती है? हाँ, एजुकेशन तो खैर मैं कहूँगी कि स्पेसिफिकली एजुकेशन तो नहीं, लेकिन हाँ कोर्सेज होते हैं लाइक जर्नलिज्म। अगर आप उसके स्टूडेंट हैं तो वो बेटर माना जाता है, लेकिन मोस्टली जो रेडियो में लोग आते हैं वो छोड़े हुए इंजीनियर्स कहलाते हैं, और मैं इंजीनियर बिल्कुल नहीं थी। मैंने तो जर्नलिज्म किया है। तो प्रॉपर कोर्सेज होते हैं, लेकिन रेडियो में क्रिएटिविटी देखी जाती है। एक चीज मैं कहूँगी, ग्रेजुएशन इज मस्ट। किसी भी फील्ड में आप जाओगे आपको ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। आपने कुछ एडिशनल कोर्स किया है या मास्टर्स कर लिया है तो दैट इज बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट आपको जॉब चाहिए, क्योंकि रेडियो में तो आपको जॉब ही करनी है। तो ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है, आपके करियर के स्वास्थ्य के लिए सही होता है। आपको ये जो आपका न्यूज चैनल है, वो आपको मतलब आपको कहाँ से माइंड में वो कॉन्सेप्ट आया कि मुझे ये करना चाहिए? खबरी चैनल। हाँ, खबरी चाहे बेसिकली मेरा तो नहीं है, लेकिन हाँ खबरी मेरी जवाबदारी है। तो
ऐसा था कि वो कॉन्सेप्ट ये था कि नामी खबरें चाहिए तो कोई लपर लपर मारने टाइप की लड़की चाहिए थी उनको। हाँ, लपर लपर मारने वाली लड़की, उसका कैरेक्टर का नाम ही लवरी है। तो बहुत से लोग हैं जो उनको लवरी पान वाली दीदी के नाम से भी जानते हैं। इंस्टाग्राम पे मैसेज है, कहीं चाय पी रही हो तो मिल जाएंगे, आप लवरी दीदी हो ना, आप लवरी पान वाली हो ना। तो पान वाली बोले तो आप पान खाते हैं, इसलिए खा के बैकग्राउंड है हमारा वो लवली पान भंडार। ये बहुत अलग कॉन्सेप्ट है ये। तो उनको वैसे ही कोई कैरेक्टर चाहिए था। और रिसेंटली मेरी मतलब स्त्री वाली एक मेरी रील बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, छत्तीसगढ़िया स्त्री। तो फिर मेरे बाकी वीडियोस भी देखे गए थे कि मैं वैसा ही कैरेक्टर प्ले करती हूँ अपने रील्स में, कि लपर लपर मारना, छत्तीसगढ़ी औरतें कैसे बात करती है। तो उनको ये कैरेक्टर के लिए सही लगा। तो फिर वहां से फिर हमने वो चीज स्टार्ट की और लोगों को बहुत पसंद आया। मैंने सोचा नहीं था कि लाइक कुछ दिनों में इतनी रिकॉग्निशन मिलेगी लवरी को। तो लवरी को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है लोगों का, इसके लिए मैं सबको थैंक यू भी कहना चाहूंगी। तो ये कैरेक्टर लोगों ने पसंद किया है। जैसे कि अब आप पहले आप आरजे रहे, फिर आप वॉइस ओवर में आए, फिर उसके बाद अब आप इन्फ्लुएंसर हो, है ना, आज की डेट में। तो इन्फ्लुएंसर बनने का आपको कहाँ से माइंड में आया कि मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, मुझे इन्फ्लुएंसर बनना मेरे दिमाग चाहिए? में जैसे कि आरजेइंग और वॉइस इंडस्ट्री का बचपन से था। इन्फ्लुएंसर का तो बचपन से आ नहीं सकता था क्योंकि उस समय वो था ही नहीं। लेकिन जब ये चलन में आया कि लोग वीडियोस बनाने लगे तो भी मेरे माइंड में नहीं था। बस इतना है कि मैं बहुत मस्तीखोर इंसान हूँ, सबकी नकल बहुत मारती रहती हूँ। तो मेरे दोस्तों को लगता था कि मैं वीडियोस भी बना सकती हूँ अच्छी, और भी लोग बनाते, तू क्यों नहीं बनाती। तो ऐसा था। और एक बीइंग एज एन आरजे हमारी प्रोफाइल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता था कि हमारी प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, एंगेजिंग होनी चाहिए, लोग हमें पसंद करना चाहिए कहीं ना कहीं से। तो एक उसके नाते भी वीडियोस बनाने होते थे, बट वो एक प्रेशर वाला होता था कि वीक का इतना वीडियो जाना चाहिए। तो क्रिएटिव वीडियो से उतनी नहीं आती थी, लेकिन एक दिमाग में होता था बनाना है, तो मैं सिर्फ सोचती थी और वीडियो बना देती थी। व्यूज आ रहे हैं, कॉमेंट आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं होता था मेरे को। फिर धीरे धीरे बनाते बनाते सबको ये पसंद आने लगा। मेरे को नहीं पता कि मैं कब इन्फ्लुएंसर बन गई। तो कंटिन्यूटी मैंने स्टार्ट कर दिया। अपने इनिशियली फिर हिंदी में ही चालू किया होगा, मतलब क्या कॉन्सेप्ट सोच के चालू किया था, मतलब किस कॉन्सेप्ट पे आप पहले जाते थे? लाइक ऑफिस वाले कुछ वीडियोस बना लेती थी मैं पहले। लाइक बारिश हो रही है तो बारिश में लोगों का क्या माइंड होता है कि भाई फोन में नेटवर्क्स नहीं आ रहे हैं, कि मेरे को समोसा खाना है, तो बारिश हो रही है तो लोग क्या सोच रहे हैं, तो हिंदी में बनाती थी। फिर जैसे कि छत्तीसगढ़ी के लिए जो मेरा डेडिकेशन है, जो मेरा पहला शो था रेगुलर शो, वो भी मैंने छत्तीसगढ़ी के साथ, हिंदी के साथ साथ छत्तीसगढ़ी का भी 1 घंटे का सेगमेंट रखा था मैंने। तो उसके चलते छत्तीसगढ़ी में लोग प्यार दे रहे थे, तो उसके चलते मैंने छत्तीसगढ़ी में भी वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो छत्तीसगढ़ी मैंने फर्स्ट टाइम एक गांव के बच्चे का वीडियो बनाया था छत्तीसगढ़ी वाला, कि 2 बच्चे लड़ाई करे। उसको पहली बार 18,000 व्यू मिले थे बस। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो। भाई 18,000 व्यू, सबसे ज्यादा व्यू आए मेरे इस वीडियो में। तो उस वीडियो को बहुत प्यार मिला सबका। फिर कंटिन्यूटी तो नहीं थी उसके बाद भी, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे दिमाग में आने लगा कि कंटिन्यू वीडियोस बनाने चाहिए। तो फिर मैंने कंटिन्यू बनाना स्टार्ट किया और तकरीबन 7-8 महीने हुए कि जब मैंने सीरियसली कंटिन्यू वीडियो बनाने स्टार्ट किए, तब जाके फिर लोग उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया और बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है। अब जैसे कि आप इन्फ्लुएंसर हो तो मीन्स आप को ट्रिक पता है कोई वायरल कैसे होना है, क्योंकि लोग वायरल होने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। क्या ट्रिक है? देखो, ट्रिक मैंने तो यूज नहीं की थी, लेकिन वीडियो बनाते बनाते आइडिया हो गया है कि कंटेंट जो आपका है वो सच में ऐसा होना चाहिए कि लोग देखें। आप कुछ भी लिपसिंग करके डाल दोगे या कुछ भी वीडियोस बनाओगे तो लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। और सबसे पहली बात, टाइमिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको वीडियो आपको लगता है कि लोग देखें तो टाइमिंग बहुत जरूरी है। जैसे मॉर्निंग का टाइम होता है, मॉर्निंग 6 AM या फिर 9, तो ऐसा जो टाइमिंग आपको भी पता है कि आप उसी समय वीडियो ज्यादा देखते हैं, तो उस समय आप पोस्ट करेंगे तो वो बेटर होगा आपके लिए। और उसके अलावा यूट्यूब में भी सेम चीज होती है। और हैशटैग्स वगैरह प्रॉपर यूज करने बहुत जरूरी है। जैसे आप जिस हैशटैग को ज्यादा सर्च कर रहे हैं, तो आपको वही दिमाग लगाना चाहिए कि हैशटैग्स में यूज करो तो लोग ज्यादा देखेंगे। तो ये कुछ चीजें होती है। और कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। जो एल्गोरिदम होता है उनको थोड़ा सा अपने गियर में बना के रखना पड़ता है। कंटिन्यूटी छोड़ोगे तो फिर चीजें थोड़ी सी माइनस में जानी स्टार्ट हो जाएंगी। ट्रू। अगर आप आरजे नहीं होते तो फिर आप क्या?
मैंने सोचा ही नहीं था इस बारे में, आरजे नहीं होती तो क्या होती। लेकिन हाँ, मम्मी कहीं ना कहीं, मम्मी पापा कुछ गवर्नमेंट में कोशिश करवाते कि तू यहाँ पर पढ़ाई कर या यहाँ पर फॉर्म भर या फिर कुछ तो कर, क्योंकि घर वाले चाहते थे कि मैं एक आइडियल जॉब होती है गवर्नमेंट जॉब, तो डाटा ऑपरेटर का उस समय निकला था, तो मम्मी पापा चाहते थे कि तो डाटा ऑपरेटर बन जा। तो मैं बहुत विरोध करती थी घर पे, नहीं मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है ये सब, मेरे को तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना है। तो सपोर्ट किए शुरू में, फिर उनको ये था कि क्या ये इसका करियर है, तो उनको लगता था भाई प्राइवेट जॉब है, ये कैसे करियर हो सकता है। सो सैलरी भी बहुत कम आती थी स्टार्टिंग में, तो किसी की भी बहुत कम होती है, तो ये सैलरी नहीं हो सकती है वो। फिर धीरे धीरे देखा कि कर रही है अच्छा, तो फिर अब फुल ऑन सपोर्ट, बहुत सपोर्ट है अब तो जरूरत से ज्यादा। अब सब बोलने बताने लगे होंगे ना आपके बारे में, बातें करते होंगे अब तो कम से कम 11 साल तो हो ही गए हैं, 2013-14 से स्टार्ट किया है, तो बहुत टाइम हो गया है अब तो। आपने इंटरव्यूज भी लिए? हाँ, बहुत रेडियो पे बहुत इंटरव्यूज लिए हैं, तो अभी भी लिए हैं। ऐसा एक इंटरेस्टिंग कोई आपका गेस्ट ऐसा रहा हो जो आप चाहते हो जिनको कवर करना? अभी तो ऐसा नहीं है कि कोई सच में मैं इसको इंटरव्यू इनका लेना चाहूँ। ऐसा है कि जो भी सही लगता है मैं उनका इंटरव्यू लेना चाहूंगी, ठीक है। लेकिन ऐसा लगता है कि लाइफ में मैं आयुष्मान खुराना का इंटरव्यू जरूर लूँ, क्योंकि मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ। वो ऑलराउंडर है, वो भी पहले एक आरजे थे और वो भी सिंगर है, और डेफिनेटली वॉइस उनकी अच्छी है। जब वो आरजे रहे हैं तो मूवीज बनाते हैं, गाने खुद बनाते हैं, तो मैं भी म्यूजिक खुद से कंपोज थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। कॉम्पोजिशन, मिक्स करना, छोटे मोटे वॉइस प्रोडक्शन करना, ये सब मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैं भी उनके जैसा बनना चाहती हूँ। और हाँ, कभी मौका पड़ा तो मैं उनका इंटरव्यू ऐसे पॉडकास्ट लेना चाहती हूँ मैं, क्योंकि फोन पे तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू लिए हैं मैंने, टेलीफोनिक हो गया, और कई बार रायपुर में भी आते हैं सेलिब्रिटीज को मिलना। है कोई मेमोरेबल है कोई जो आपको याद हो? फोन का मेरे को राजू श्रीवास्तव जी इसलिए याद है क्योंकि राजू श्रीवास्तव जी का मैंने इंटरव्यू लिया था 1 महीने पहले फोन पे, और 1 महीने बाद फिर वो चल बसे थे, तो वो चीज मेरे को हमेशा याद आती है, यार 1 महीने पहले तो इनसे बात हुई थी। और एक जीतू है, जितेंद्र, वो मेरे को बहुत पसंद है। जब उनकी मूवी आई थी चमन बाहर, छत्तीसगढ़ वालों को बहुत पसंद है वो मूवी, क्योंकि भाई हमारे छत्तीसगढ़ रिप्रेजेंट हुआ है उसमें, बिलासपुर में शूट हुआ है, तो उनसे मेरी टेलीफोनिक उनका इंटरव्यू मैंने लिया था। तो वो भाई, आपको कोई स्टार पसंद हो, फोन में भी इंटरव्यू हो जाए तो आदमी, ऐसे भी कितने बड़े स्टार आ जाएंगे, ठीक है। उनका इंटरव्यू सबका लिया है, लेकिन वो एक्साइटमेंट नहीं होती। लेकिन आप किसी फेवरेट का इंटरव्यू फोन में भी ले रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत मजे की बात हो जाती है। एग्जैक्टली। अब तो जैसा कि आपने बोला कि मैं लिखती भी हूँ थोड़ा बहुत, तो कुछ है ऐसा लिखा हुआ जो आप बोलो? बहुत सारा है, बट याद नहीं होता। मेरी मेमोरी इन सब में थोड़ी सी मेरे को धोखा दे देती है, तो लिखते बहुत हूँ, बस याद नहीं होता कि मैं लिखी क्या थी, वो ढूंढ के से पढ़ना पड़ता है। ओके। तो अब आप आगे अपने आप को कहाँ देखती हैं आने वाले 5 से 10 सालों में? ऐसा है कि मैं एक डबिंग आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मैं अभी सिर्फ छत्तीसगढ़ी मूवीज ज्यादा मैंने डब की है, बाहर के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्रीज की है। लेकिन मैं एक और भी इंडस्ट्री में आगे बढ़ के एक अच्छी डबिंग आर्टिस्ट, नॉन डबिंग आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। लाइक साउथ की मूवीज में जैसे कि बहुत सारे ऐसे नॉन वॉइसेस हैं जो लीड में उसी की आवाज जा रही है, तो एक मैं वहां अपने आप को देखती हूँ। इसके अलावा मैं एक बिजनेस वुमन भी बनना चाहती हूँ। सो ये 2 चीजें अभी फिलहाल लाइफ में मैंने आगे सोच के रखी है। कि कभी कुछ ऐसे बिजनेस का प्लान किया है, मतलब माइंड में कि मुझे ये इस चीज का बिजनेस करना है? यही रहता है कि मैं जिस इंडस्ट्री से हूँ, मेरे को उसी इंडस्ट्री में काम करना है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे एज काम वर्क हो, एज आप ट्रेन कर सकते हैं। एक ये वाला तो जोन है। हाँ, ये जोन है। तो ये 2 चीजें मैंने सोची है कि ये मैं आगे चल के करना चाहूंगी, अगर मैं अच्छे से उस काबिल बन गई तो। जरूर बनोगे आप, जैसे आपकी पर्सनालिटी है डेफिनेटली आप बहुत आगे रीच करोगे। आपको अपने लिसनर से लाइक उन्हें सुनना ज्यादा पसंद है या उनसे बात करना ज्यादा पसंद है? ये एक नेचर की बात होती है। जैसे कि मैं किसी को सुन रही हूँ, किसी से कुछ जानना है, पूछना है, मैं किसी का इंटरव्यू ले रही हूँ, उनको सुनना अच्छा लगता है। अगर मेरा कोई लिसनर है, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है, वो मेरे को कुछ बताना चाहता है, तो मैं वहाँ पे सुनना पसंद करूंगी। लेकिन मेरा जो नेचर है बहुत इम्पेशेंट टाइप का है, मैं बहुत सब्र नहीं है मेरे अंदर, तो सुनने के से ज्यादा मेरे को ना बोलने की जल्दी होती है।
लेकिन वो सिचुएशनल हो जाता है कि यहाँ पर मैं सुनूंगी ज्यादा या बोलूंगी जल्दी। बट ऐसा नहीं, कोई मेरे को कुछ सुनाना चाहता है तो मैं सुनना पसंद करूंगी कि भाई ये मेरे को बताना क्या चाह रहा है, मैं पूरी तवज्जो दूंगी उसको, सब काम छोड़ के मैं उसको सुनूंगी, चाहे वो अननोन ही क्यों ना हो। अगर वो मेरे पर भरोसा करके आया है तो फिर मैं सुनूंगी उनको प्रॉपर। जब आप आरजे बने तब से फेसबुक वगैरह था? तो आप वो क्या था? क्योंकि जैसे अब तो बहुत इजी हो गया आरजेस को इंस्टाग्राम पे ढूंढ लेना, बहुत इजीली अवेलेबल है। जैसे होता है ना कि हम देखते हैं, आवाज जिनकी सुनते हैं, जैसे हम विविध भारती में आज भी हमारा वो चैनल चलता है ना, तो आज भी उसमें जो मैम बात कर रही होती हैं, मैं आज भी उनका चेहरा इमेजिन करने की कोशिश करती हूँ। मतलब मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस आवाज के पीछे कौन है, द पर्सनालिटी। तो आपके टाइम में तो फेसबुक था, तो तब आपने फेसबुक पर फिर अकाउंट वगैरह बनाया था? हाँ, वो बनाना ही पड़ता है हम लोगों को। हमारी इनफैक्ट नाम के आगे चैनल का नाम लगा होता है ताकि एक रिकॉग्निशन जो है वो सोशल मीडिया में भी उसी नाम से हम जाने जाए। तो इतना था कि लोग देख लेते थे, लेकिन उस समय पे बहुत लोग ऐसे थे जो नहीं देखे होते थे। तो मिलने के बाद फिर बोलते अच्छा आप आरजे प्रियल हैं, ओके आपकी आवाज सुनी सुनी है, अच्छा आरजे प्रियल है ना आप। तो हाँ, ये वाला भी टाइम देखा है मैंने। वही एग्जैक्टली वाला टाइम देखा है। क्योंकि जो पहले वाले आरजेस रहे उनके साथ एक ये फ्लॉ रहा है कि उनकी आवाज ही लोग पहचानते हैं, उन्हें देखा बहुत कम लोगों ने, मतलब लोग नहीं जानते कि यही वो बंदा है जो कर रहे, जो कि आज जो आज की डेट में काफी वो हो गया है ना। ओके, आप कभी सीरियस होते हो? हाँ, मैं सीरियस ऐसा होता है कि लो लगता है लाइफ में? हाँ, बहुत बार होता है। मतलब मैं बहुत ओवर थिंकर हूँ, सारी लड़कियां होती है। और मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ। इनफैक्ट मैं आज ऑनलाइन कुछ सोचा है मैंने कि ये सर्च करूंगा, नहीं मिल रहा, उसमें मेरे को ना एकदम डिप्रेशन जैसा आने लगा था, यार ये चीज नहीं मिल पा रही है, मेरे को ही नहीं मिलती क्या ये चीज, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो मैं तो बात बात पे लो हो जाती हूँ और बात बात पे एकदम ज्यादा बूस्टअप हो जाती हूँ। तो दोनों चीज है मेरे अंदर। जो आपने बोला ना ओवर थिंकर, मैंने रिसेंटली ये चीज एक्सप्लोर करके समझी, क्योंकि मैं भी हूँ। हम ओवर थिंकर्स जो होते हैं ना, हम ओवर थिंकर्स नहीं होते, एक्चुअली हम लोग डीप थिंकर्स होते हैं। हम जो चीज सोचते हैं ना, हम उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब सोच लेते हैं, आगे क्या होगा इस चीज को लेकर। और चीजें, इस चीज में अगर आप फोकस करोगे ना, तो विद द टाइम आपको लगेगा कि जो आपने सोचा था एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो इसीलिए अब से आप अपने आप को ओवर थिंकर नहीं, डीप थिंकर बोलना। बट ना एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना हर कोई बिलीव करता है, या कहीं ना कहीं रियलाइज होता है कि मैं बहुत ज्यादा इसको मानते हुए तो नहीं चलती, लेकिन रियलाइज होता है। जैसे कि मैंने बताया कि बचपन से मैं सोचती थी कि मैं आरजे बनूंगी। तो जो चीज आप बार बार बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं ना, वो कहीं ना एक्सेप्ट होता है आसपास। वो तो है, मैंने भी। तो ओवर थिंकर्स का क्या होता है पता है, अगर मैं इस चीज को नहीं सोचूंगी ना, वो हो रही नहीं हो रही, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैं वही सोच के उसके कंक्लूजन में जा रही हूँ, बहुत ज्यादा सोच रही हूँ, वो होगा और मैं शर्त लगू, देखा मैंने यही सोचा था और यही हुआ। मैं नहीं सोचूंगी, वो होगा नहीं होगा, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ज्यादा सोच के भी कई बार मेरे को लगता है कि हम लोग माहौल नेगेटिव बना देते हैं। नहीं सोचूंगी तो कोई नेगेटिविटी ही नहीं आएगी। हो सकता है वो चीज जो मैं सोच रही थी वो नहीं हो। तो ये भी इफेक्ट पड़ता है, ये मैंने थोड़ा बहुत समझा है ये ज्यादा सोच के। तो जब आप कभी लो हो जाते हो तो आप अपने आप को उस चीज से बाहर कैसे निकालते हो? मेरी कोशिश होती है मैं किसी से बात करूं, ठीक है, और मैं उनसे बात नहीं करूंगी जिनको मेरी बातों की वैल्यू नहीं है, मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। और मैं ओवर थिंकर्स जो होते हैं ना, वो सेल्फ काउंसलर भी होते हैं, वो अपने आप को समझा लेते हैं, उनको पता होता है कि यहाँ पर क्या करना है, बस वो अपने जिद के कारण वो चीज नहीं करेंगे, लेकिन उनको पता होता है क्या करना है। तो या तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं किसी से बात करूं, और अगर ऐसा कोई पर्सन नहीं है मेरे आसपास तो मैं फिर खुद से ही समझ जाती हूँ, या खुद ही थोड़ा देर लो रह लूंगी, फिर मैं नॉर्मल हो जाऊंगी। या फिर अपनी कोई फेवरेट चीजें करना, जैसे सब करते हैं, लाइक काम में बिजी रहना सबसे बड़ी चीज है। तो आप अपने काम में बिजी हो जाओ, या फिर कोई अच्छा सा सॉन्ग सुन लो, तो सब ठीक हो जाता है थोड़ी देर बाद। सॉन्ग से मुझे ये चीज समझ में आई कि अब मैं आपके साथ एक कोई रैपिड फायर राउंड रखूंगी, ठीक है, जिसमें मेरे पास 4-5 सवाल हैं आपसे। आपकी सबसे फेवरेट जगह रायपुर की खाने के लिए? रायपुर में खाने की स्पेसिफिक फेवरेट जगह
बहुत सारी है, क्योंकि ना मैं फूडी हूँ, ठीक है, बहुत खाती हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती खाने पीने में। तो मेरे को ना कोई जहाँ भी खिला दे, तो मैं बहुत ज्यादा घूमती तो नहीं हूँ, कभी कभी जाती हूँ घूमने फ्रेंड्स के साथ भी, तो वो लोग जहाँ भी ले जाते हैं मैं वहाँ चली जाती हूँ साथ में। और एक गढ़कलेवा मुझे बहुत पसंद है, और उसके अलावा एक है नालंदा परिसर में एक शॉप है, मैं नाम लूंगी तो प्रमोशन हो जाएगा, हाँ, तो एक वहाँ का फूड पसंद है मेरे को बहुत ज्यादा। और उसके अलावा केटी पसंद है, क्योंकि केटी में ना हर वेराइटी मिल जाती है। ट्रू। ओके, कोई आपका फेवरेट सॉन्ग जिसको आप बार बार सुन के भी बोर नहीं होते? रसिया सॉन्ग बहुत पसंद है अगर नए गाने में हम लोग बोले तो, और ओल्ड सॉन्ग्स बहुत पसंद है, जैसे ओल्ड सॉन्ग्स में छोटी सी बात मूवी का एक गाना है, जाने मन तेरे, ये बहुत प्यारा सॉन्ग लगता है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ी गाने बहुत ज्यादा पसंद है मेरे को, जिसमें एक नाचो में तुर में आमा, ये गाना बहुत पसंद है मेरे को। और रसिया सुपर फेवरेट है फिलहाल, कुछ नहीं मिलता तो मैं रसिया सॉन्ग सुनती हूँ। ओके, आप मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन? मॉर्निंग भी नहीं हूँ, नाइट भी नहीं हूँ, मतलब नाइट पर्सन तो बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, लेकिन काम करते हुए, क्योंकि मैं घर आकर ऑडियो सीरीज पे रिकॉर्ड करती हूँ, तो 1-1:30 बजे जाते हैं काम खत्म करने में, तो मजबूरी हो जाती जागना, नहीं तो मैं प्रेफर नहीं करती लेट तक जागना। ओके, और कोई एक ऐसा वर्ड जो आप बहुत ज्यादा यूज करते हो? बहुत सारे वर्ड है बट फिर भी मैं बोल नहीं सकती यहाँ या आप ऑन एयर ज्यादा यूज करते हो, कुछ ऐसा ऑन एयर हैशटैग जैसा रहता है ना हर किसी का, वैसा कुछ है आपका? ऑन एयर में ना हाँ जी बहुत बोलती थी, लोगों को पता चल गया था मैं हाँ जी बोलती है ये। और अगर अपने खबरी चाय की बात करूं तो उसमें मैं ना संगी हो बहुत बोलती हूँ। जैसे मैं न्यूज बोलना स्टार्ट करूँ, संगी हो आज आप ना इसे बात बताऊं, क्या मैं सुन के दिमाग खराब हो जाइए, संगी हो सबसे ज्यादा बोलती हूँ। ये मेरे को तब पता चला, कुछ दिन पहले मैं एक्सप्लोर कर रही थी अपनी रील्स, तो हर वीडियो क्या मैं संगी हो संगी हो संगी हो संगी हो संगी हो संगी, माँ कसम मैं तो संगी हो ही बोल रही हूँ। तो ये बहुत से लोगों को याद हो गया था कि प्रियल अपने बात शुरू करने से पहले संगी हो बोलती है। फिर बीच बीच में मैंने वैरायटी लानी स्टार्ट की, संगवारी हो या फिर सुना था, तो फिर मेरे को लगा कि नहीं यार संगी हो रिपीट हो रहा है, तो संगी हो पेटेंट वर्ड हो गया है अभी। ओके, आपसे बात काफी सारी हुई मेरी, और काफी सारी बची भी है, मुझे ऐसा लगता है कि जो कि एक पॉडकास्ट में कवर कर पाना मुश्किल है मेरे लिए। आपकी पर्सनालिटी लिटरली बहुत ज्यादा चार्मिंग है, मतलब एक वाइब है आपके साथ बात करने में, और वो चीज का मुझे एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ। बीइंग इनटू इन्फ्लुएंसर फील्ड में आप होके, और एक आरजे होके, और एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट होके, इतनी सारी चीजों का मिक्सचर है आप में। तो जो आज की जनरेशन है, जिसका काफी, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले लोग जॉब के लिए अप्लाई और बिजनेस का सोचते थे, बट आज की जनरेशन सोशल मीडिया ही सोचती है कि मैं कुछ ना करके डायरेक्ट यही करूँ। हाँ, इजी लगता है सबको ये पर है नहीं इजी, टाइम लगता है हर चीज। हाँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप, जो आज की जनरेशन है, जो आपको देखते हैं लोग, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा ये है कि देखिए करियर ना बड़ा सोचना चाहिए, बड़े के पीछे लगना चाहिए हमेशा। जैसे आप सिर्फ सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं सोचो, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर अगर आप कोई बिजनेस का सोच रहे हैं तो वो करिए, पैरेलली आप सोशल मीडिया कर सकते हैं। तो सिर्फ सोशल मीडिया के पीछे ना रहे, क्योंकि मैं बोलती हूँ ना हर चीज का एक दौर होता है, तो अभी सोशल मीडिया का दौर आ गया है, अभी इन्फ्लुएंसर्स इतने ज्यादा है हर जगह कि मेरे को लगता है कि मैं भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैं कितने टाइम तक हूँ। हालांकि एक नाम रहेगा काम रहेगा वो अलग चीज है, आई एम ब्लेस्ड कि मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, और तो वो चीजें तो हमेशा रहेंगी, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट हमेशा होंगी ही आगे भी। और इसके अलावा मैं आगे का भी सोचती हूँ, अगर ये एरा भी खत्म हुआ तो मेरे पास और भी चीजें होनी चाहिए, तो पैरेलली चीजें चलनी चाहिए, एक ही चीज के पीछे बिल्कुल नहीं रहना है। और अगर आप सोशल मीडिया में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो उसको आप लॉन्ग लास्ट मत सोचो बिल्कुल भी कि ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। नाम बना, आपका एक नाम बन जाएगा, साथ ही साथ आप दूसरी चीजें भी डेवलपमेंट में लग जाइए। इट्स लाइक सेलिब्रिटीज टाइप
हीरो हीरोइन जैसे कि जब तक हम हैं तब तक हैं, उसके बाद हम नहीं रहेंगे। ये होता है, आप नहीं रहोगे ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचना है, लेकिन ये सोचो कि हर चीज का एक दौर होता है। किसको पता था कि सोशल मीडिया इतना ज्यादा, अभी उससे भी लोग कमाने लग जाएंगे, कि लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराएंगे, वीडियोस आप डालते रहेंगे तो आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे। आप खुद के प्रोफाइल पे लोगों का प्रमोशन कर रहे हो, आपको जाना भी नहीं पड़ता, लोग आपको कॉल करते हैं कि प्रमोशन करवानी थी। तो ये चीज किसी ने नहीं सोचा था, मैंने तो कभी नहीं सोचा था अपने लिए। तो ये होते होते हो गई, क्योंकि ये दौर आ गया। यूट्यूब का दौर डेफिनेटली रहेगा, आगे भी कुछ साल रहेगा, वो खत्म नहीं होने वाला। लेकिन आई थिंक इन्फ्लुएंसर का दौर चेंज तो नहीं, लेकिन कुछ चीजें रिप्लेस जरूर करेंगी, क्योंकि चीजें रिप्लेस होती है। तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है, लेकिन अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस बना के जरूर रखिएगा कि एकदम इस पर डिपेंड ना हो। ये मैं बोलना चाहूंगी आज के जो यूथ है उनको। और क्योंकि अब आप गाना बहुत अच्छा गाते हो, तब आप हमें कुछ सुनाओगे 2 लाइन। अब आपकी मर्जी कि आप हिंदी में सुनाओगे या छत्तीसगढ़ी में सुनाओगे। आप बताइए आपको कौन सी लैंग्वेज में सुनना है? आपकी मर्जी। आप छत्तीसगढ़ी गाने तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं सुने, तो मैं चाहती हूँ कि आप छत्तीसगढ़ी में ही कुछ गा के मुझे बताइए। आज मैं एक गाना गुनगुना रही थी, वो मैं सुनाती हूँ। छुन के पैरी बोलेला, ये गाना बहुत पुराना रहा है छत्तीसगढ़ का। गूंजे रे अलीले गली, सुन ले मायारो, छुन के पैरे बोलेला, छुन के पैरे बोलेला, आहू कहे रहे मोला काली, सुनना मांग मां भर देना लाली, रंग देना माया के रंगोलेला, छुन के। नहीं, सच में आपकी आवाज बहुत अच्छी है, मतलब गाने में भी बहुत अच्छी है। और ये गाना आप गा रहे हो तो मुझे लग रहा है कि लिटरली बॉलीवुड के अलावा भी छत्तीसगढ़ी गानों में भी बहुत मतलब इमोशन और फीलिंग वाले अच्छे अच्छे गाने होते हैं। अगर जो समझते हैं, जैसे आज के यूथ से, वो छत्तीसगढ़ की चीजों को, छत्तीसगढ़ी गानों को बहुत वैल्यू दे रहे हैं कि आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुराने गानों की तरफ जाती हूँ तो पहले के भी गाने बहुत अच्छे अच्छे होते थे, जो हमारे छत्तीसगढ़ के फोक सॉन्ग्स हैं। और अभी के जो नए गाने बन रहे हैं, नए गाने तो बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं। अगर आप कभी जियो सावन या विंक वगैरह में जाते हैं तो आप एक बार वो गाना प्ले करेंगे ना, तो वैसे ही आपको बहुत सारे गाने प्ले होने लगेंगे अपने आप। तो आपको समझ में आएगा कि छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छे अच्छे गाने बन रहे हैं, और मूड एकदम फ्रेश हो जाता है सुन के। म्यूजिक छत्तीसगढ़ की ऐसे ही होती है। हाँ, आप डीडी नेशनल पे भी एक लाइव शो होस्ट करते हैं, राइट? उसका एक्सपीरियंस कैसा है आपका? मतलब लाइव जाना, लाइव में जैसे मैंने कहा एडिट्स नहीं होते और कट नहीं होता, तो वैसे में आप मतलब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो आपको मतलब याद हो, मतलब फनी हो या फिर ऑकवर्ड हो? देखिए, लाइव शो का मैं आपको पहले एक्सपीरियंस बता देती हूँ। मैं जो शो करती हूँ लाइव, वो डॉक्टर वाला शो होता है। तो इसमें बेसिकली उनसे क्वेश्चंस करने होते हैं, कॉलर्स होते हैं, वो लाइव होते हैं। कई बार कॉलर्स ही एकदम ऑड सवाल पूछ देते हैं कि स्किन वाली बीमारी का अगर डॉक्टर है मेरे पास, तो पूछ देते हैं कि मैं तरियाम नहा बार जाता हूँ, सब जन गुड़ाखू करते तो महू नहा सकता हूँ कि नहीं। तो कई बार ऐसे फनी फनी क्वेश्चन उन लोग भी करने लग जाते हैं। और लाइव शो का ऐसा कि आपको खांसी भी आ रही है तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जोर से खांसी रहे तो सामने खांस लो, अगर खांसी है तो आप शो मत करो फिर। तो एक लाइव शो का एक ये टास्क भी हो जाता है। और एक इंसिडेंस ऐसा था कि मैं जैसे कि एक आरजे हूँ, तो हर लिंक या फिर कुछ भी टॉपिक को खत्म करने के बाद मेरी आदत है बोलने की, कि तो सुनते रहिए फिर एफएम तड़का, ऐसा बोलने की आदत है। तो एक बार लाइव शो कर रही थी और वो खत्म हुआ था और मेरे मुंह से निकल गया था सबके सामने, तो सुनते रहिए और ना मेरे लाइव शो में ऐसे में हंस दी ऐसे कर दी थी। मतलब सब देख लिए इस चीज को, क्योंकि वो शो तो पूरा हर जगह जाता है, राजस्थान, जम्मू, मतलब पूरे इंडिया में जाता है वो शो। तो आई थिंक हर कोई ने वो देखा था। तो फिर जो शो प्रोड्यूसर थे वो बाद में बोले, बेटा अगर ऐसा था ना तो आपको चुप हो जाना था, आप हंस के मुंह की छुपा लिए। मैं बोली ये रैंडम था, मैं क्या करूं। तो ये मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड, मैं खुद से ये उम्मीद नहीं की। ओके, तो फिर ये कभी किसी को मिला या किसी को ऐसा कुछ याद था, कभी किसी ने बोला? वो याद नहीं था किसी को, ये याद रहता है कि मैं लाइव शो में आती हूँ, बट वो याद नहीं था किसी को। आई थिंक बच गई।
चलिए प्रियल जी, अब क्योंकि हमारे पास टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है नहीं, और जितना मैं कवर कर पाई आई होप मैं कर पाई होंगी, और मैं ये विश करती हूँ कि आपकी जो भी विशेस हैं और आप फ्यूचर में अपने आप को जहाँ देखना चाहती हैं, जो देख रही हैं, आप वहाँ पहुंचे, और रायपुर छत्तीसगढ़ की जितने आपके ऑडियंस हैं वो यहाँ से बढ़ के ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड तक पहुंचे, और साथ में आपका आयुष्मान खुराना जी को जो कवर करने वाला है, थैंक यू सो मच। भगवान करे कि आपकी वो विश पूरी हो और आप वहां तक पहुंचे। सो थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया, और काफी सारी छोटी छोटी क्विक चीजों को बहुत जल्दी और इजीली समझाया, जिससे कि वैसे तो आपकी ही ऑडियंस है जो आपको बहुत अच्छे से जानती है, बट मे भी शायद हमारे थ्रू भी लोग अभी आपकी ऑडियंस भी जाने की अच्छे से थोड़ी उस प्रियल को भी देख पाए जो वो न्यूज से और वो फनी जोन से थोड़ी बाहर है हटके। इंस्टा स्टोरीज में बहुत ज्यादा पोस्ट करती हूँ, तो जो लोग कंटिन्यू बने हुए हैं उन सबको पता है कि मैं पर्सनल लाइफ में भी कैसी रहती हूँ। मोस्टली मेरे स्टोरीज में मेरी फैमिली दिखाई देती है, घर दिखाई देता है, वो लाइफ बहुत पसंद है मेरे को। मतलब फ्रेंड्स के साथ भी रहना पसंद है, लेकिन मैं फैमिली लाइफ ज्यादा एंजॉय करना पसंद करती हूँ। तो बहाने बहुत देती हूँ, फ्रेंड्स पूछते हैं तो बहुत बहाने होते हैं मेरे पास कि नहीं आना है मेरे को। मेरा रिकॉर्ड है कि मैं अपने फ्रेंड्स की शादी में नहीं जाती। इतना बेस्ट फ्रेंड भी है, मैं हाँ कह के गिन के 2-4 ही दोस्त है जिनकी शादी में मैं गई हूँ, लिखा हुआ नाम उनका। बाकी मैं आ रही हूँ क्या है कि नहीं। पहले फ्रेंड हो ना कि जिसको फोन करो बोले भाई कहाँ है, वो घर पे ये बोल रहे हैं हाँ आ रहा हूँ, या फोन ही ना उठाए। एग्जैक्टली मैं यही हूँ, फोन उठा लूंगी लेकिन बोल दूंगी यार आज ना मेरा ये वाला काम था। तो जब मेरी मर्जी है तो मैं फोन कर करके परेशान कर दूंगी कि आज चलना है। मेरी एक फ्रेंड है, मैं जब रायपुर में स्टे करती हूँ तो उसको भी परेशान कर देती हूँ, जो भी फ्रेंड्स है जिनसे नहीं मिली हूँ बहुत दिन से, और अगर वो लोग को मिलने का मन हुआ तो उनमें 320 बहाने रेडी होते हैं कि मूड होना चाहिए बस मिलने का। और मैं फ्रेंड्स को ज्यादा टाइम नहीं दे पाती। आज तक जो कॉलेज टाइम से स्कूल टाइम से जो एक फ्रेंड है मेरी, जो स्कूल फ्रेंड अभी भी मेरे साथ है, उसको मैं टाइम देती हूँ, वो मेरे को देती है। लेकिन उसके अलावा जो चलते फिरते फ्रेंड्स हैं या पहले, उनसे फ्रेंडशिप इसीलिए क्योंकि वो मेरे से कॉन्टेक्ट में है, उनकी वजह से है। मैं उनको बोलती हूँ तुम्हारी वजह से है, नहीं तो मैं टाइम ही नहीं दे पाती दोस्तों को कॉल पे मिलके, अपने काम में स्टक रहती हूँ। चलिए अच्छा है, फैमिली के साथ रहना इज ब्लेसिंग। बहुत लोग नहीं रह पाते हैं साथ में, उनको वर्क या किसी मेरा ना इस चीज पे, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, इस चीज पे मेरा ये कहना है कि देखिए आपकी सोशल लाइफ है, आपकी फ्रेंड्स वाली लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, लेकिन हर चीज का टाइम होता है। आप मेस्टअप करोगे जरूर, लेकिन फैमिली को टाइम हमेशा देना चाहिए, क्योंकि ना वो टाइम हमेशा आपके पास नहीं होता है फैमिली को टाइम देने वाला। कहीं ना कहीं आप अगर लड़के भी हो तो भी कभी ना कभी आपको ना थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, चाहे काम को लेके, चाहे आपकी शादी हो गई तो। और लड़कियों का तो आपको सीन पता ही है कि कितने टाइम तक वो अपने मॉम डैड के साथ रह सकती है और फिर कभी मूव करना पड़ेगा शादी के बाद। तो जितना टाइम हो सके अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने की कोशिश करनी चाहिए, मैं तो यही सोचती हूँ। मेरे रोज घर जाने का रीजन भी यही है कि मेरे को उनके साथ अभी रहना है जितना टाइम हो सके, फिर बात का तो पता नहीं है। तो मेरे को फैमिली को टाइम देना पसंद है बहुत। चलिए थैंक यू मैम, आपने टाइम निकाला, और मैं कभी, मेरी कोशिश रहेगी कि कभी मैं नेक्स्ट फिर आपको शूट करूं तो मैं किसी ऐसी जगह पे करूं, या आपके किसी ऐसे आपके घर पे करूं, आपके लोगों के बीच करूं, जहां जो हमारे और बचे हुए सवाल हैं और जो आपका हिस्सा अभी भी मुझे लगता है कि एक्सप्लोर करना बाकी है, तो वो मैं कवर कर पाऊँ। ओके मैम, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।